हालात के आगे सिकंदर नहीं झुकता, टूटा कोई तारा जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं शोक से दरिया समंदर में, लेकिन कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। हम राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके मैंने 2 पार्ट आपके साथ साझा किए। आज हम तीसरे पार्ट में आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि बेसिक तौर पे हम आनुवांशिकी को जाने तो बोला जाता है कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करें वो आनुवांशिकी कहलाती है। वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना, ये कहलाता है वंशागति। और विविधता का मतलब होता है कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जो पाई जाने वाली भिन्नता होती है वो होती विविधता। वैसे भी जेनेटिक के भी अपने आप में अलग अलग ब्रांचेज है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, लेकिन हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी एलडीसी 2014। क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव जाति में जो बच्चा पैदा होगा उसमें लिंग कौन सा होगा, यानी वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। ऑप्शन फर्स्ट है माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा, सेकंड है माता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा, थर्ड है पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। चलो बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, सोचिए और कमेंट बॉक्स में साझा करें। चलो क्या जाएगा, सोचिए सोचिए सोचिए। चलो आ जाओ, इसका आंसर है पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। वैसे आपने हर जगह पढ़ा होगा या आपने गवर्नमेंट के बड़े बड़े पैम्पलेट्स देखे होंगे, वहां पे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि बच्चा या बच्ची होना डिपेंड करता है बाप पे न कि उसकी माँ पे। आपने ग्रामीण परिवेश में देखा होगा, कंटिन्यू किसी दंपति के 7-8 बच्चियां होती है तो उसकी सास उसकी बहू को डांटती है कि ये जो बच्चियां है तू लेके आ रही है, तू कैसी बहू है, वो तू तो डायन है, तू तो भूतड़ है, मतलब ऐसे शब्द यूज की जाती है, ये आपने सुने होंगे। लेकिन हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें या हम गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ बाकायदा हमें सिखाया जाता है, हमने पढ़ा होगा कि बच्चा या बच्ची होना डिपेंड करता है बाप पे ना कि उसकी माँ पे। वो कैसे, वो सुनते समझते फिर इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यदि मैं माता की बात करूं और पिता की बात करूं, टोटल गुणसूत्रों में एक जुड़ा गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, जो माता में पाया जाता है XX और पिता में पाया जाता है XY। जब ओवम का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है, ये अपने आप में होते हैं अगुणित यानी हैप्लोइड्स। इसका मतलब ये जो द्विगुणित संरचना है ये अपने आप में ऐसे अलग अलग हो जाती है, यानी एक ओवम में X होगा दूसरे में भी X होगा, लेकिन पिता में भी यही संरचना अपने आप में बदल जाती है, यानी जो XY जो क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड हो जाता है क्योंकि स्पर्म में जाना है, तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y। अब माता के पास एक ही कंडीशन है कि मैं जो भी ओवम साझा करूंगी, जो भी अंडा साझा करूंगी, उसके अंदर तो X गुणसूत्र ही होगा। लेकिन पिता के पास 2 कंडीशन होती है, यदि क्या भरोसा कोई ऐसा शुक्राणु आ जाए जिसके अंदर X गुणसूत्र हो, यदि कोई ऐसा शुक्राणु आ जाए जिसके अंदर Y गुणसूत्र हो। अब माता के पास तो एक कंडीशन है, जाता ओवम के पास कौन है, स्पर्म तो जाता है, शुक्राणु तो जाता है। अब देखो यदि कोई ऐसा शुक्राणु जाता है जिसके पास X गुणसूत्र है तो वो इस X से अटैच होकर XX बना लेगा, हाँ या ना। और XX क्या है, बच्ची, वेरी गुड, हाँ या ना। थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा, जिनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम XX है वो फीमेल, XY है तो वो मेल। अब देखो ये इससे अटैच हुआ तो XX मतलब बच्ची। अब यदि इस X से ये न आके ये Y गुणसूत्र आ जाए, यदि Y गुणसूत्र आ जाए तो क्या हो जाएगा, XY मतलब बच्चा।
अरे स्त्री के पास या माता के पास तो एक कंडीशन थी, पिता के पास दो कंडीशन है, दो में से यदि एक्स वाला क्रोमोसोम गया तो बच्ची हो जाएगी, यदि वाई वाला क्रोमोसोम गया तो बच्चा हो जाएगा। मतलब बच्चा या बच्ची होना डिपेंड करता है बाप पे, ना कि उसकी मां पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अच्छा क्वेश्चन आया समझ में? चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रहरी 2018 में। क्या आंसर जाएगा? मैं मेरी तरफ से एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चे सिली मिस्टेक के कारण दूसरा ऑप्शन चूज करके आएंगे। गारंटेड है 99% बच्चे गलत करेंगे। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। क्या आंसर जाएगा? चलो बताओ। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 2-4 सेकंड का और मैं समय दे रहा हूं। बताओ बताओ बताओ। 46, 44 क्या जाएगा? अब मैं कह रहा हूं गारंटेड अधिकांश बच्चे 46 टिक करके आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी बोला, मुझे सुनने वाले अधिकांश एस्पिरेंट साइंस वर्ग से आते हैं जिन्हें ये बेसिक तौर पे चीजें पता होगी। लेकिन मुझे आशा है कि अब यहाँ वर्तमान में अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट जुड़ेंगे मेरे से जो कॉमर्स या आर्ट फील्ड से होंगे, जिनके लिए थोड़ी टेढ़ी मीठी चीजें हो सकती है, क्योंकि 10th तक उन्होंने साइंस को पढ़ा है, फिर बाद में उन्होंने पर्टिकुलर अलग से सब्जेक्ट पढ़ी है। साइंस से इतना उनका अटैचमेंट था नहीं। इस कारण मैं कह सकता हूं उनके भी यहाँ पर कि अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम कहीं भी पढ़ते थे हमने इतना सुना कि मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 पाए जाते हैं। और यहाँ भी लिखा मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। अब इसको छोड़े तो बच्चे यही सुनेंगे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, 46 हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे अलिंग शब्द आ गया, यानी ऑटोसोमल। अब इसको यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां आप समझो, मानव की बात करूं, मानव में टोटल गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं टोटल। 23 जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 46। अब देखो आ गया, 23 जोड़े क्रोमोसोम टोटल होते, जिसमें से 22 जोड़े होते हैं अलिंग गुणसूत्र, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। टोटल 23 जोड़े, 23 जोड़े का मतलब क्या होगा? 46, हाँ या ना? मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते, लेकिन 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स में भागीदारी दर्शाते हैं। यानी 22 जोड़े, 22 जोड़े का मतलब जोड़े में 2, 22 इंटू 2 कितने होंगे? 44। ये आंसर जाएगा। एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र, जो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। ये इसका नहीं अच्छा क्वेश्चन। ऐसा पूछा जाता मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, मानव में अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या होती है 44। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मानव में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़का लड़की, एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता। और डी ऑप्शन है लड़का और लड़की। क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी एलडीसी 2012, 2016 और स्कूल व्याख्याता 2020। क्या आंसर जाएगा? जो पिछला पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसके भी आप आंसर बताना क्या जाएगा। ये क्वेश्चन बोला है कि पिता से जो एक्स क्रोमोसोम यदि आता है तो उससे जो संतति पैदा होगी वो क्या होगी, लड़का या लड़की, या दोनों में से कोई भी हो सकता है। बताओ क्या आंसर जाएगा? पहला, दूसरा, क्या जाएगा? या तीसरा, चौथा? सिंपली बात है, आंसर जाएगा बी यानी लड़की। अभी मैंने डिस्कस किया है माता से एक ही कंडीशन उत्पन्न होती कि एक्स क्रोमोसोम होगा। अब डिपेंड करता है फादर पर। यदि एक्स आता है तो लड़की, वाई आता है तो लड़का। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? पिता से एक एक्स गुणसूत्र आए, यदि एक्स आएगा तो एक्स एक्स मिलके बना लेंगे लड़की। आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है भाई। ठीक ठाक उनके लिए जो साइंस के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए होगा जो आर्ट्स या कॉमर्स के बच्चे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का सिद्धांत निम्न में से
निम्न में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एलडीसी 2014 और लैब असिस्टेंट 2019। जो वैकेंसी 2018 की लैब असिस्टेंट की आई थी, जिसका एग्जाम हुआ था 19 में, उसमें पूछा गया। सिंपली क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अपयूहन का सिद्धांत इनमें से हम किस अनुपात के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं? 9 3 3 1 2 1 1 3 1 या 2 1, क्या जाएगा? सिंपली क्वेश्चन इसका आंसर जाएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। मेंडल के हम 3 नियम पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा होता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम पढ़ते हम एक संकर संकरण के आधार पे और स्वतंत्र अपयूहन का नियम पढ़ते हम द्विसंकर संकरण के आधार पे। स्वतंत्र अपयूहन के नियम में जो 2 प्रकार के अनुपात आते हैं, जिसमें एक होता है फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप होता है 9 3 3 1, जीनोटाइप होता है 12 24 12 12 1। इसी प्रकार जो एक संकर संकरण के आधार पे इन्होंने प्रभाविता और पृथक्करण का नियम बताया था, तो उसमें अनुपात 1 आता है 3 अनुपात 1 और 1 आता है 1 2 1। इसमें तो इन्होंने पूछा स्वतंत्र अपयूहन, तो इसका आंसर चला जाएगा 9 3 3 1। आया समझ में? चलो आगे चलो हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेंडल का स्वतंत्र अपयूहन नियम आधारित है एकल संकरण संकरण के आधार पर, द्विसंकरण संकरण के आधार पे, परीक्षण संकरण के आधार पे या बैक संकरण के आधार पर। आपको ये बताना है कि जो मेंडल साहब ने अपना स्वतंत्र अपयूहन का यानी तीसरा नियम जो दिया वो किस संकरण के आधार पे दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी एलडीसी 2016 में। चलो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर जाएगा इसका? चलो वेरी गुड। मेंडल साहब ने स्वतंत्र अपयूहन का नियम द्विसंकर संकरण के आधार पर दिया था। अब देखो, एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण क्या होता है? जब एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए वो कहलाता है एकल संकर संकरण। जब एक समय में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। एक और चीज है कि मेंडल साहब की सफलता का सबसे प्रमुख कारण ये है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी उन्होंने मैक्सिमम जो प्रयोग किए थे वो कौन से किए थे? एकल संकर संकरण। इस आधार पर उनको जो रिजल्ट प्राप्त हुए वो उनके फेवर में प्राप्त हुए। थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षण संकरण, जिसे बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का तात्पर्य होता है कि F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक से संकरण कराना। वो कैसे, यहाँ समझते हैं। मैं कह रहा हूं एक लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे से करवाते तो अशुद्ध लंबा प्राप्त होता, हाँ या ना? इतना तो आपने पढ़ा होगा। अब देखो इन दोनों का जो हमने क्रॉस कराया है, हमने देखो एक लक्षण लिया है। कौन सा लिया है? लंबाई का। ये लंबा और बोना, मतलब ये जो क्रॉस है ये है एकल संकरण क्रॉस। अब देखो एकल संकरण। अब देखो ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी पहली जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, पहली पीढ़ी जो प्राप्त हुई, इसका इसके अप्रभावी जनक यानी इससे जो क्रॉस कराते हैं इस क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, यानी परीक्षण संकरण। यानी F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक से क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 संतति का इन दोनों से क्रॉस, भले इससे कराओ भले इससे कराओ, वो कहलाता है बैक क्रॉस। यानी F1 संतति का यदि हम प्रभावी से कराएं या अप्रभावी से कराएं, ये अपने आप में हम कहते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के प्रकार में आता है टेस्ट क्रॉस। यदि अप्रभावी जनक से कराए तो कहलाता है टेस्ट क्रॉस, यदि प्रभावी जनक से करवाए तो कहलाता है आउट क्रॉस। और अक्सर टेस्ट क्रॉस के बारे में कहीं न कहीं पूछा जाता है। आया समझ में? तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण के आधार पे है। पृथक्करण और प्रभाविता का जो नियम है वो एकल संकर संकरण के आधार पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए? रीड लेवल फर्स्ट अभी 21 में पूछा गया, एलडीसी 14 में पूछा गया। क्या आंसर जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, बताइए क्या जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? आप में से अधिकांश को पता है सर मेंडल साहब ने मटर के ऊपर किए थे, लेकिन मटर में भी कौन सा मटर था? जंगली मटर था या उद्यान मटर था? कौन सा था? तो सर उन्होंने उद्यान मटर यानी गार्डन पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये ध्यान रखना, आप जंगली मटर टिक करके मत आ जाना।
जो पौधा था वो मटर, उद्यान मटर, जिसे हम बोलते हैं पाइसम सैटाइवम। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात है। क्वेश्चन पूछा गया स्टेनोग्राफर 2021। कुछ पर्टिकुलर शब्द है जो यहाँ पे इंग्लिश में यूज किए हुए, तो आपको बाकायदा टर्म दोनों लैंग्वेज में ध्यान रखने। देखो पहली चीज पूछी कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायरेक्ट पूछा गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एकल संकर संकरण के F2 फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप, यानी एकल संकर संकरण के F2 का आपको फिनोटाइप बताना है। क्या आंसर जाएगा सोचिए और बताइए। यदि आपको डायरेक्ट आ रहा है बेटर, नहीं तो आप क्रॉस करवा सकते हो। बताइए क्या जाएगा। वेरी गुड, इसका आंसर है 3:1। मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने बोला एक संकर संकरण का मतलब है एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। मैं एक लक्षण ले रहा हूं ऊंचाई का, यानी लंबा और बोना, तो मैंने एक पौधा लिया जो शुद्ध रूप से लंबा था, उसका क्रॉस मैंने शुद्ध रूप से बोने से करवाया। इनसे जो मुझे संतति प्राप्त हुई ये हुई अशुद्ध लंबी, यानी सारे के सारे ऐसे पौधे प्राप्त हुए। इन पौधों को जो ये पहले पौधे प्राप्त हुए ये है F1 पीढ़ी। कौन सी है? F1 पीढ़ी। हमें क्या पूछा है? F2 का पूछा। अरे हाँ या ना, पैतृक से हमने पहला क्रॉस कराया, ये है F1 पीढ़ी। हमें F2 का पूछा, वो कैसे करेंगे? जब F1 का क्रॉस हम F1 से करवाते हैं, यानी हम F1 क्रॉस F1 करवाते हैं तो हमें F2 प्राप्त होता है। तो मैं F1 क्रॉस F1 कराता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो चेकर बोर्ड द्वारा समझते हैं, मैं कोष्टक खामे बना रहा हूं। चलो इनके मैं युग्मक बना रहा हूं। ये पूरा क्या है? युग्मन है। यहाँ मैं बोल सकता हूं 2n सेल है तो इसका मैं n हैप्लोइड बनाऊंगा, तो एक एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस कराऊं इसका इससे कैपिटल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे यानी स्मॉल टी। अब ये जो रिजल्ट आया ये हमारे पास है F2 पीढ़ी, और हमें पूछा है F2 पीढ़ी का फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है? जो बाहर से देखकर हमें पता चले। बाहर से देखकर मतलब कितने लंबे और कितने बोने। कैपिटल टी क्या है? लंबे पौधे। कैपिटल टी लंबे पौधे। कैपिटल टी लंबे पौधे। स्मॉल टी यानी बोने पौधे। 1 2 3 हमने बाहर से देखकर बोल दिया कि ये 3 पौधे कैसे हैं? लंबे, और एक पौधा कैसा है? बोना। 3 पौधे लंबे, 1 बोना। ये इसका क्या? लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप 3:1। यदि हमें ऐसा पूछा जाता जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब हम कोशिका के अंदर जाके देखेंगे। अब अंदर जाके देख रहे तो ये अलग है और ये दो आपस में अलग है। हाँ है ना भाई, ये इनसे तो अलग है भले ये लंबे दोनों, लेकिन ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा। यदि आपको जीन प्रारूप का पूछा जाए यानी जीनोटाइप का पूछा जाए तो आप बोलोगे सर देखो एक पौधा ऐसा है अनुपात 2 पौधे ऐसे है और वापस एक पौधा ऐसा है। इसका मतलब 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, 1 बोना, यानी जीन प्रारूप 1 2 1 चला जाएगा और लक्षण प्रारूप 3:1 चला जाएगा। आया समझ? चलो ये थे कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं अल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासें आपके साथ साझा करता रहूँगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करते जाइए। बी पॉजिटिव, गुड लक।